बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए, कौम की फलाह और बहबूदी के लिए हमारा साथ दें। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए। आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें से किसी एक को चुनिए और ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए, कौम की फलाह और बहबूदी के लिए सच में हमारा साथ दें। शुक्रिया। मेरे अफसाने का उन्वान है पेज नदी का मछेरा। धूप चढ़े पेज नदी के किनारे, थोड़े थोड़े फासले पर धूप से गहरे सांवले रंग के मर्द बारूद को आग दिखाकर नदी में फेंक रहे थे। फट फट की आवाज़ें आसपास के गांवों में साफ सुनाई दे रही थी। जुमेरात का दिन था। महादू आज ज़रा देर से नदी पर पहुंचा था। वो अपने गांव की एक दुकान से 5 इंच लंबे बारूद के रोल के 3 टुकड़े करके कपड़े की छोटी सी थैली में लाया था। ये छोटे बम वहीं आसपास के घरों में बनाए जाते थे और कोई 125-150 रुपयों में बड़ी आसानी से मिल जाते थे। महादू ने अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई कपड़े की थैली को दोनों पैरों के पंजों में दबा दिया। होंठों में, मैं थोड़ा कट कर लेंगे ना, मैं फिर से पढ़ती हूँ। महादू ने अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई कपड़े की थैली को दोनों पैरों के पंजों के दरमियान दबाया, होंठों में बीड़ी फंसाकर माचिस की तीली से सुलगाया, झुककर दाएं हाथ से थैली में से बारूद का एक टुकड़ा निकाला, होंठों की सुलगती बीड़ी को बाएं हाथ में लिया, दाएं हाथ में पकड़े बारूद के फीते को आग दिखाई और सुरसुराते हुए बारूद को फुर्ती के साथ नदी में फेंक दिया। पानी की लहरों में फटफट की आवाज़ के साथ ढेर सारी मछलियाँ उछलीं और पानी की सतह पर मरी हुई मछलियाँ दिखाई देने लगीं। महादू ने मछलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। 5-6 इंच की बड़ी मछलियाँ उसने आसानी से पानी की सतह से समेटी और कमर में उड़ते हुए एक थैले को निकालकर उसने भर लीं। फिर कमर पानी में उतरकर नदी की उथली सतह से और मछलियाँ निकाल कर किनारे रखे अपने सामान की तरफ फेंकने लगा। अब तक कुछ मछलियाँ नदी के पानी में तड़प और उछल रही थीं। नदी के 3 हिस्सों में महादू ने इसी तरह बारूद लगाकर मछलियाँ इकट्ठा की और थैले में भर ली। दोपहर के 3 बज चुके थे। महादू ने आसमान की जानिब देखकर अंदाज़ा लगाया सुबह पी हुई थोड़ी सी देसी शराब का नशा उतर गया था। उसने मछलियों से भरा हुआ थैला उठाया और अपने बाएं कंधे पर डाल लिया। मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेन का आखिरी स्टेशन करजत है। करजत से 15 किलोमीटर दूर नसरापुर गांव तीनों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। एक जानिब उल्हास नदी धीमी रफ्तार से बहती रहती है और दूसरी जानिब पेज नदी की रफ्तार कुछ ज़्यादा है। पेज नदी में खूब मछलियाँ होती हैं। नसरापुर के तीसरी जानिब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और अच्छी खासी रफ्तार के साथ एक होकर बहती हैं। उल्हास नदी से मिलकर पेज नदी अपना नाम खो देती है और उल्हास नदी हो जाती है। महादू पेज नदी के किनारे वाकस गांव से लगी हुई वाकसवाड़ी में रहता था। इस इलाके में 4 बाड़ियाँ हैं, वाकस, कलमबोली, सालवड़ और एकसर। चारों करीब करीब हैं। ये जंगलाती इलाका है। महादू इसी तरह मछलियाँ पकड़कर शाम को नेरल के बाज़ार में बेचने चला जाता था। वाकसवाड़ी करीब 25 घरों से आबाद था। वहाँ के लोग लकड़ी की पतली डालियों से घर बनाते हैं और उस पर गोबर लीपते हैं। इन सीधे साधे आदिवासी कबाइलियों को कुदरत की गोद में ही सुकून मिलता है। सुबह के 11 बज रहे थे। महादू बाकस के रिक्शा स्टैंड के एक छोटे से होटल में बैठा हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, स्याह बाल धूल से अटे हुए। तभी एक लड़का कॉलेज का बैग कंधों पर लटकाए टेबल की तरफ बढ़ा। महादू ने उसे शौक़ से देखा। लड़का उसके पास नहीं बैठा। उसे शराब की बू महसूस हुई थी। पीछे 2 टेबल छोड़कर बैठा। नाश्ता ख़त्म करके लड़का काउंटर पर पहुंचा। कितने हुए? वड़ा पाव और चाय 20 रुपये। पर्स भूल आया हूँ भाई, कल लाकर दे दूँगा।
वो लड़का काउंटर पर बैठे हुए होटल वाले से धीरे धीरे कह रहा था, खाने से पहले देख लेना मांगता था ना। माफ़ करो, गलती हो गई भाऊ, तेरे जैसा बहुत देखेला है, होटल वाले ने कहा। सीधे सीधे पैसे निकाल, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। समझता क्या है खुद को? कॉलेज जाने की जल्दी में निकल गया भाऊ, पर्स भूल गया था, कल पक्का चुका दूंगा। ऐसा नहीं चलने वाला, एड़ा समझा है क्या? नहीं नहीं भाऊ, बहुत गलती हुई। काहे का भाऊ? माँ से कितनी जाले। महादू लड़के के करीब जाकर खड़ा हो गया। मेरे कितने हुए कहते हुए लड़का ज़रा दूर हट गया। वड़ा पाव चाय 20 रुपये, हे घे 40 रुपये, याचे पण घे, ये लो 40 रुपये, इसके भी ले लो। महादू ने लड़के की तरफ इशारा करके कहा और पैसे देकर जल्दी से होटल के बाहर आ गया। मैं तुमको कल पैसे लाकर दे दूंगा। कहाँ मिलोगे? कल इसी वक्त इसी जगह मिलोगे? लड़का तेज़ी से महादू के पीछे बाहर आया था। महादू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। देखो भाऊ, महादू ने पलट कर लड़के की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। उसने सोचा, इसे तो याद भी नहीं कि गांव की शाला में हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। मैं किधर रह गया? और ये कोई बात नहीं के अंदाज में दायां हाथ उठाकर अपने कान तक लाया, उंगलियों को झटका और चुपचाप निकल गया। सालवड़ के करीब जामुन के घने पेड़ों को लगी हुई सड़क के किनारे ज़मीन पर महादू अपने एक साथी के साथ पड़ा हुआ था। आज बाज़ार में मछलियों की फ़रोख्त अच्छी हुई थी, दोनों ने खूब पी ली थी। महादू ने टिन के खाली डब्बे के ठोकर से उड़ाए जाने वाली आवाज़ से अपनी सुर्ख आंखें खोल दी। कॉलेज जाते हुए लड़के ने उसे आवाज़ दी, ओ भाऊ, उधर झाड़ के नीचे सो ना। तुझ्या बापाचा काय जातो रे? साला तेरे बाप का क्या जाता है? महादू ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ से उसे गाली दी। अरे ये तो वही है, वड़ा पाव चाय के पैसे दे दूँ? लड़के ने पहचाना, मगर इस पर तो नशा सवार है। लड़का बुदबुदाया और जल्दी से सड़क पार करके वहाँ से निकल गया। शाम को महादू जब अपने छोटे से झोंपड़े में लौटा तो उसके पास पैसे बराए नाम ही बचे थे। उसने दाल चावल के अलावा कुछ घरेलू सामान से भरी हुई थैली अपने साफ़ सुथरे झोंपड़े में एक तरफ रख दी। एवड़ा उशीर, यानी इतनी देर लगा दी? उसकी बीवी ने ठहर ठहर कर पूछा। महादू कुछ बोलना चाहता था, मगर उसकी ज़बान लड़खड़ाई और वह संभल कर एक हाथ ज़मीन पर रख कर पास पड़ी चटाई पर लेट गया। उसकी दुबली पतली उसी की तरह छोटे कद और रंग रूप वाली बीवी पद्मा ने अपनी जगह से उठकर उसे सहारा दिया और पूछा, जेवून घे चल, बकऱ्याचं मटण बनवले, यानी खाना खा ले, बकरे का मांस पकाया है। हो जी, मासे, घरच्या अंगणातली कोंबडी आणि रानटी ससा यापेक्षा वेगळी मजा मागत होती। यानी हाँ, मेरी ज़बान मछली, घर की आंगन वाली मुर्गी और जंगली खरगोश से अलग मज़ा मांग रही थी। वो कहना चाहता था, लेकिन नींद और नशे में ज़बान ने लफ्ज़ों का साथ न दिया। महादू ने करवट लेकर बीवी की जानिब देखा, मुस्कुराया और पूछा, पोरगा कुठे है, यानी बच्चा कहाँ है? पद्मा ने इशारा किया। महादू ने मिचमिचाती हुई आंखों से दूसरी चटाई पर सोए हुए बच्चे को देखा और कुछ बड़बड़ाता हुआ नींद की गोद में चला गया। पद्मा ने झोंपड़े में बनी लकड़ी की फल्ली पर रखे मिट्टी के टिमटिमाते हुए दिए में उसके पास रखी बोतल से तेल उंडेला। कमरे में रोशनी बढ़ गई। सरकार घरकुल की स्कीम के तहत घर और शौचालय बनाने के लिए पैसे देती थी। पैसे तो उन्होंने ले लिए थे, लेकिन ये अपने पुराने घरों में ही खुश रहते थे। पैसे तो कब के खर्च हो गए थे। पद्मा ने झोंपड़े के किनारे छत से लटकते छींके में दूध का बर्तन रख दिया। वो भी आज देर से लौटी थी। कमर से पिंडली तक बंधी गोल साड़ी पर लिपटा हुआ तौलिया निकालकर उसने दीवार से बंधी रस्सी पर टांग दिया। ब्लाउज़ के ऊपर सीने पर साड़ी के पल्लों के बजाय दुपट्टे की तरह ओढ़े हुए तौलियों को खुद से अलग करके बच्चे को उड़ा दिया और मिट्टी से पुती हुई ज़मीन पर बैठकर बर्तन में खाना निकालकर अकेले ही खाने लगी। पद्मा एक क्वारी में काम करती थी। पैसे वाले लोग पहाड़ खरीद लेते और उसे बारूद से फोड़कर इमारतें बनाने के लिए ठेकेदारों को बेच देते। धीरे धीरे उस पत्थर के कान वाली ज़मीन
धीरे धीरे पत्थर के कान वाली ज़मीन और सवार होती जाती। यहाँ फार्म हाउस बनते तो उनकी देखभाल का काम भी किसी न किसी आदिवासी परिवार को मिल जाता और उनकी ज़िंदगी रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो वाली चाकरी से छूट जाती। मौसम के मुताबिक कुछ कबायलियों को फल बेचने या बागबानी के काम मिल जाते। वैसे उनको महीने की तनख्वाह वाले काम पसंद नहीं होते। ये लोग गांव के बड़े लोगों के पास काम करते हैं। नदी की रेत के घमेले में भरकर ईंट बनाना, रेत छलनी में डालना जिससे रेत से बड़े पत्थर अलग हो जाएं, ट्रैक्टर में भरना, बस इसी तरह के काम करते। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम को उन्हें खाने पीने की कुछ चीज़ें और पैसे मिल जाएं तो वो खुश रहते, कल की भी नहीं सोचते। इनको रोज़ पैसे चाहिए, आज का काम ख़त्म, आज का पैसा ख़त्म। जिस दिन अच्छे पैसे मिले उस दिन ईद। सुबह सवेरे पद्मा ने उठकर खाना बनाया। तीनों ने खाना खाया। तू शालेज जा, तू स्कूल जा, उसने अपने 4 साल के बच्चे से पूछा। नहीं, टीचर आम्हाला वर्गात बंद करतात। यानी नहीं, टीचर हमको क्लास में बंद कर देते हैं। का? यानी क्यों? खिडकीतून आम्ही बघतो ते इकडे तिकडे फिरतात। यानी खिड़की से हम देखते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं। काय? काही शिकवत नाही का? क्या कुछ पढ़ाते नहीं? नाही, यानी नहीं। आणि मुले काय करतात और लड़के क्या करते हैं? मुला मारतात, लड़के मारते हैं। सभी बाड़ियों में स्कूल नहीं थे। वाकसवाड़ी में 4वीं तक स्कूल था। एक ही कमरे में 4 क्लासें पढ़ाई जाती थी। पद्मा उसके पास के घर के आंगन में बग़ैर पल्लू वाले पैरों के दरमियान से लपेटी हुई छोटी काष्ठा साड़ी और ब्लाउज़ में खड़ी हुई बुढ़िया, छोटी साड़ी और ब्लाउज़ में खड़ी हुई बुढ़िया सास को अपना 4 साल का बच्चा सौंप कर महादू के साथ काम पर निकल गई। पद्मा पहाड़ी की तरफ चली गई और महादू नदी की जानिब। नदी पर पहुंचकर महादू ने अपने कीचड़ रंग आधी आस्तीन के शर्ट और पतलून की जेबों को टटोला। दाएं हाथ में पकड़े बम की बाती को बाएं हाथ की बीड़ी से आंच दिखाई। वो उसे तेज़ी के साथ नदी में फेंकने लगा कि अचानक बम फट गया। कोहनी से कोई 4-5 इंच नीचे से दायां हाथ टूटकर ज़मीन पर आ गिरा। रास्ते में पी हुई शराब का नशा अचानक उतर गया। ज़मीन पर तड़पते हुए हाथ से निकलने वाले खून पर उसने एक नज़र डाली। गर्दन में पड़े हुए रुमाल को खींचकर बाएं हाथ से दाएं हाथ के कटे हुए हिस्से को लपेटा, दाएं हाथ की हथेली से उसे कसकर पकड़ा और तेज़ी से दौड़ने लगा। उसे पता था उसे अस्पताल जाना है। अस्पताल दूर था, लगभग 5 किलोमीटर दूर। रिक्शा के इंतज़ार में कुछ दूर दौड़ने के बाद वो एक झोंपड़ी में घुस गया। झोंपड़ी क्या थी? दारू का अड्डा थी। ज़मीन पर बैठे हुए 2 बड़ी उम्र के मर्द और गाउन पहने हुए एक जवान औरत शराब पी रहे थे। उसे देखते ही सब हड़बड़ा कर उठ खड़े। उनमें से एक आदमी के हाथ से उसने भरा हुआ ग्लास लिया और गटागट पी गया। उसके शराब पीने के दौरान वहाँ मौजूद नशे में डूबे हुए लोगों को उसके कटे हुए हाथ से टपकते हुए खून का राज समझ में आने लगा। हाथ का पंजे वाला हिस्सा वो नदी पर छोड़ आया था। एक रिक्शा वाला भी वहाँ पीने आया हुआ था। वो और 2 मर्द महादू को रिक्शा में बिठाकर अस्पताल की तरफ चले गए। महादू पेज नदी के किनारे काफ़ी देर से खड़ा हुआ सूरज को हल्की हल्की लहरों पर जगमगाते देख रहा था। ठंडी हवाएं उसकी पलकों को बार बार झपकने पर मजबूर कर रही थीं। मछलियाँ बड़े सुकून से पानी की मुख्तलिफ सतहों पर लहराती, बल खाती, एक दूसरे से बतियाती गुनगुनात होते हुए पानी का मज़ा ले रही थी। उस हादसे के कई महीने बाद आज महादू दोबारा पेज नदी के किनारे आया था। उसने ज़ोर से सांस लेकर ताज़ा हवा का मज़ा लिया। करीब ही पड़े हुए कुछ पत्थरों के बीच कुछ सूखे पत्ते इकट्ठा करके उसने उनमें लाइटर से आग लगाई। थैली से 10-12 इंच की लकड़ी का एक सिरा आग में तपाया। वो आँच देने लगा। कटे हुए दाएं हाथ की कोहनी के मोड़ पर लकड़ी को उसमें फंसा दिया। अब वो लकड़ी के सुलगते हुए टुकड़े से अपने बाएं हाथ में पकड़े बारूद की बाती को आग दिखा रहा था। आज वो बहुत खुश था। उसके हाथ का ज़ख्म पूरी तरह सूख गया था।
आज माझ्या घरी बकऱ्याचा मटण शिजेल, यानी आज मेरे घर में बकरे का मांस पकेगा। बारूद फेंकते हुए वो बड़बड़ा रहा था। पानी की लहरों में फटफट की आवाज़ के साथ ढेर सारी मछलियाँ उछलीं और पानी की सतह पर मरी हुई मछलियाँ दिखाई देने लगीं। उसने छुपकर कुछ मछलियों को हाथ में पकड़ लिया और चिल्लाया, ऐकला तुम्ही माश्यानो, आज माझ्या घरी बकऱ्याचं मटण शिजेल। सुना मछलियों, आज मेरे घर में बकरे का मांस पकेगा।